हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। आज जुमा है, आपकी कॉल्स दी जाती हैं। सबसे पहले शबी हसनैन साहब हैं ओमान से। जी शबी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर। जी बहुत शुक्रिया जनाब जैदी साहब, खोड़ो साहब और वसीउल्लाह खान साहब, आपने मौका दिया प्रोग्राम में बात करने का। जी सर, मैं एक ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ, इधर ओमान में हूँ इस वक्त। तो ये गुजारिश ये है कि हमारे जो हुक्मरान हैं ये बातें तो बहुत करते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी हमारा असासा है, हमारा ये है वो है, लेकिन ये ओवरसीज पाकिस्तान खून साजी नहीं करते ये बिल्कुल। जी। और इनको कहीं से 2-3 अरब डॉलर 50 शराइत के साथ उधार मिल रहे हो तो ये उन लोगों के ड्राइवर भी बनते हैं, उनके कुल्ली भी बन रहे होते हैं, उनके बॉडीगार्ड भी बन रहे होते हैं। लेकिन हम लोग 25 अरब डॉलर सालाना मुबादला पाकिस्तान में, और हम लोगों को ये मोबाइल फोन भी इस्तेमाल नहीं करने देते कि वो भी बंद कर देते हैं। हम अगर पाकिस्तान में लेके जाएं तो अपना फोन भी बंद कर देते हैं। तो ये इनसे ये गुजारिश है कि ये है या नहीं है? मैंने तो ऐसे कुछ सुना था कि एक फोन आप ला सकते हैं, उसको रजिस्टर करा सकते हैं, ऐसा नहीं है क्या? नहीं सर, नहीं है। 2 माह तक चलाते हैं और फिर बंद कर देते हैं। चले। और जी और इनसे ये गुजारिश है, एक तो ये जालमाना कानून खत्म करें, ठीक है, और दूसरा हम लोग 25 अरब डॉलर सालाना कुछ हमारे हक में कानून साजी करें। हम भी अपनी जो हमारी बहादुर मुसल्लह अफवाज बॉर्डर पर लड़ रही हैं, आज पर लड़ रहे हैं, पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं। अगर वो जमीनी सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं तो हम मुआशी सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं पाकिस्तान की। ठीक बजाय। और जी, अपने बच्चों को हम भी यहाँ रोते हुए छोड़ के आते हैं या सोते हुए छोड़ के आते हैं जब प्रदेश के लिए निकलते हैं इधर। सही बात। तो ये बिल्कुल खान साहब हर माह ट्वीट तो करते हैं कि इस माह ओवरसीज पाकिस्तानियों ने इतने पैसे भेज दिए हैं, मैं हम बहुत इनके मशहूर हैं, लेकिन इस बारे में कोई बंदा भी नहीं। और ओवरसीज पाकिस्तानियों से भी मुझे गिला है कि ये लोग खुद भी अपने लिए आवाज नहीं उठाते बिल्कुल। मैंने पिछले दिनों एक वीडियो भी अपलोड की थी फेसबुक पर, और काफी पूरी दुनिया से लोगों ने मुझे मैसेज किए। उसमें मैंने ये भी कहा था कि अगर ये बात हमारी नहीं सुनेंगे तो हम लोग अपनी एक सियासी जमात रजिस्टर कराएंगे पाकिस्तान में, और हर हल्के में उम्मीदवार खड़ा कर देंगे, और फिर इनको समझ आएगी कि ये क्या हुआ हमारे साथ। चलिए ठीक है जी। शबी साहब, बिल्कुल आपके शिकवे वजह है। जहाँ तक फ़ोन की बात है, वो असल में लिया इसलिए गया ये कदम कि फिर बहुत से लोग जो है बहुत सारे फ़ोन लेकर के आते थे और वो लोकल मार्केट में बिकने शुरू हो जाते थे। तो ये थोड़ा सा हुकूमत ने जो कदम उठाया वो इसलिए था कि जो भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी आ रहा है उसके पास जो उसका अपना फ़ोन है कम से कम वो ठीक है, सिक्योर रहे। लेकिन ये कुछ कह रहे थे कि 2 महीने के बाद आई डोंट नो, आई हैव टू चेक, ऐसा होना नहीं चाहिए। मगर जिस तरह ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी को गाड़ी लाने की भी अपनी इजाज़त है, उसके साथ साथ फ़ोन लाने की भी इजाज़त है। ताहम ये बात आपकी बजाय है कि हुक्मरान हमारे कहते तो हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारा असासा हैं, मगर वो उनके साथ भी वही सलूक करते हैं जो दीगर असासों के साथ करते हैं। तो बदकिस्मती है, लेकिन बहरहाल उम्मीद यही करते हैं। हाँ, तो खैर कामरान अली हैं नवाबशाह से। जी कामरान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, जब से आपका प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है ना, ये तीसरी बार सेनेट के इलेक्शंस हो रहे हैं, और शेर मेरा वही है कि हॉर्स ट्रेडिंग जब से आई सियासत में, कौम को है मालूम जो सौदे होते हैं। पहले तो हम घोड़े बेच के सोते थे, अब ये घोड़े हमको बेच के सोते हैं। सही बात है। वजीर आजम इमरान खान साहब से एक दरखास्त है मेरी छोटी सी, वो इस बार सेनेट के मेंबरान को खरीदने की बजाय वो सिंध के अवाम को 1122 सर्विस का तोहफा दे दें, और ये जो ज़लज़ला आया है इससे सबक सीखें। बिल्कुल ठीक है, लेकिन मसला ये है कि सबक इसलिए नहीं वो सीखेंगे कि सिंध में नहीं आया। तो जहाँ तक 1122 की बात है, बिल्कुल हम बारहा ये बात कर चुके हैं कि सिंध हुकूमत को सोचना, कुछ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मेट्रो टाइप सब चीज़ें ईदी और चीपा पे डाल करके आप जो है मुबर्रा। वैसे पंजाब में भी 1122 विफाकी हुकूमत ने, सूबाई हुकूमत ने ही किया था, हर जगह सूबाई हुकूमत ने किया सर। तो इमरान खान तरमीम जरदारी साहब से रिक्वेस्ट की, इमरान खान को रिक्वेस्ट की। हाँ, ये नहीं, सूबाई हुकूमत को रिक्वेस्ट, सूबाई हुकूमत का मामला है। ये बिलावल को जाती है, रिक्वेस्ट करेंगे, मुराद अली शाह को जाती है। 1122 में से एक हिंसा गायब हो जाएगा। तो बहरहाल क्या मतलब? नहीं, कोई मतलब नहीं है। हुमायूं सिर्फ एक हिस्सा गायब नहीं होगा सर, ये मतलब 1010 हो जाएगा। 1010 मैं 111 की तरफ जा रहा था। सॉरी, एनीवे नहीं यार, ये अब आप गलत जगह जा रहे हैं। मैं गलत जगह। हुमा याकूब हैं कराची से। जी हुमा साहिबा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
जनाब 2-3 हफ्तों से कोशिश कर रहे थे, आपकी कॉल ही नहीं मिल रही। अरे जी वो होता है कभी-कभी। जी बिल्कुल, फरमाइए। रश होता है काफी मेरा ख्याल है। जी। अच्छा, मुझे ये कहना था कि ये जो हमारी हुकूमत तजावुज़ात के, गैर कानूनी तजावुज़ात के खिलाफ एक्शन ले रही होती है, तो ये जिस वक्त बन रहे होते हैं उस वक्त कहाँ सो रहे होते हैं, ये शादी में शिरकत करने गए होते हैं और फिर बाद में फोड़ रहे होते हैं सब चीजों को उठा के, उस वक्त किसी का ख्याल नहीं होता। दूसरी बात, मुझे आपसे ये कहना था कि इस मुल्क को वकील खा गए हैं। 77 की मूवमेंट याद होगी सबको, के बाद जजेस मूवमेंट आ गई, अब फिर आ गए वकील, सर पे खड़े हो गए। खा पी के बराबर करके एक दफा किस्सा तमाम कर देना, क्या जरूरत है रोज रोज का खेल खेलने की? क्या करें? नहीं देखिए बीबी, जैसे कि मतलब देखिए, तीसरी बात, मेरी एक थोड़ी सी एक और बात है मेरी, मुझे एक सवाल पूछना था। सवाल क्या है, एक जुमला है, शिबली फराज साहब से पूछना है मुझे, वालिद साहब दुरुस्त है या आप दुरुस्त है? बस। चलिए तीसरी बात, देखिए अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में पक्का ये पूछेंगे। वालिद साहब मौजूद नहीं हैं, जाहिर है उनका इंतकाल हो चुका है, अब वो क्या जवाब देंगे। बहरहाल हमारे साथ अब मौजूद हैं डॉक्टर हाशिम सरगोदा से। जी डॉक्टर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। पहले भी एक दफा मैंने कॉल की थी, आखिरी वक्त में कॉल। जी सर बिल्कुल। तो वो मैं वही सरगोदा मेडिकल कॉलेज में पढ़ाता हूँ जी, मैं प्रोफेसर हूँ इधर आई का। तो मुझे बात ये करनी थी, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों को बेलगाम छोड़ दिया गया है, उस बारे में उस दिन मैं बात कर रहा था। बिल्कुल, तुम्हारी बात कंप्लीट नहीं हो सकती। जी। तो अब इनका जो इन्होंने पिछली दफा जो गवर्नमेंट थी उसने इनका एक फीस स्ट्रक्चर बनाया था, इनका मेरिट लिस्ट थी, जिसके मुताबिक बच्चे दाखिल होते थे। अब ये बेलगाम है, किसी कॉलेज की फीस 10 लाख है, किसी की 15 लाख है, किसी की 18 लाख है, और इनकी कोई रेगुलेशन नहीं है। गवर्नमेंट जिस कॉलेज की जो चाहे वो फीस मुकर्रर कर लें और जितना मर्जी, फिर उसमें हॉस्टल के पैसे डाल दें, उसकी ट्रांसपोर्टेशन के पैसे। पूरा पिछला साल कॉलेज बंद रहे और 1-1 लाख रुपए बच्चों से ट्रांसपोर्ट फीस ली गई प्राइवेट मेडिकल। उसके बाद फिर अब जो इनका मेरिट है 20%, तो 20 नंबर नहीं 20% नंबर वो इनके इंटरव्यू के दे दिए गए। जिस तरह मर्जी वो जिस बच्चे को जो मर्जी मेरिट दे के उसमें वो दाखिल कर लें। तो अगर अब जितना मर्जी है तब्दीली कह लें या इंसाफ गवर्नमेंट कह लें, पिछली गवर्नमेंट में इनको स्ट्रिक्टली रेगुलेट किया गया था। गवर्नमेंट के मुताबिक ये फीस लेते थे, ट्यूशन फीस फिक्स थी, मेरिट को पाबंद करने के ये पाबंद थे। अब इनका कोई पूछने वाला नहीं है। और अब ये जिस तरह बच्चे हैं, अब वो 18 लाख 16 लाख 15 लाख इस तरह इनकी प्राइवेट फीस है, जो कि पिछले साल 1 साल पहले ये 9 लाख थी, 10 लाख थी, 8 लाख थी। और हाशिम साहब मसला ये है कि इतनी फीसों के बावजूद भी वो क्वालिटी नहीं आ रही जो हुकूमत की ज़ेरे इंतज़ाम चलने वाले मेडिकल कॉलेजेस की है। पीएमडीसी के रूल्स हैं। तो पीएमडीसी तो मरहूम हो गया ना, अब तो पीएमसी आ गया। पीएमसी जी 1:5 की रेशियो से इनको हॉस्पिटल बनाना पड़ता है। एक बच्चा है तो 500 बेड का हॉस्पिटल होना चाहिए, मतलब 100 बच्चों के मुकाबले में तो 500 बेड का हॉस्पिटल चाहिए हमें। तो ये इसका कोई रेगुलेशन नहीं है। किसी का 200 बेड का हॉस्पिटल है, किसी का 100 बेड का हॉस्पिटल है, किसी का टीचिंग फैकल्टी है, गोस्ट फैकल्टी रखी हुई है। मतलब कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। यही है इसका निचोड़। इस बारे में बिल्कुल आपने हम चाह भी रहे हैं, कोशिश करेंगे कि कहीं ना कहीं इसको एडजस्ट करें और जो रेलेवेंट लोग हैं उनसे भी पूछें कि ये मसला क्या है। थैंक यू फॉर कॉल। याहिया साहब हैं कराची से। जी याहिया साहब। अस्सलाम वालेकुम भाइयों, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि आपके प्रोग्राम में कोई तब्दीली नहीं आई। गुज़श्ता कई सालों से देख रहा हूँ आप तीनों वैसे के वैसे ही नजर आ रहे हैं। ये तब्दीली जो माशाल्लाह इतनी टर्बो तब्दीली है कि 36 घंटों में 3 दफा बिजली के बिल बढ़ गए और 15-15 दिन में पेट्रोल के बिल बढ़ गए। चले ठीक है, ये बात है। अब मुझे ये बात समझे, हमने बड़े ख्वाब देखे थे यार, बड़े जबरदस्त ख्वाब देखे थे। अर्तगोल गाजी नीचे देखे तो आपने उस्मान बुजदार, ख्वाब देखे थे हमने लेडी डायना के, नीचे देखे तो फिर दौसाशे कमान। तो भाई ये तब्दीली जो हमें और मजीद कितनी तब्दीली और क्या ये तब्दीली हमें कितनी महंगी पड़ेगी, जरा मुझे बताइएगा। आपको अपने ख्वाबों में तब्दीली लानी होगी और मेक इट क्लोजर टू रियलिटी। देखिए मैं हमेशा से यही होता है कि जो भी हुक्मरान आने वाला होता है वो सब्ज़ बाग दिखाता है और लोग कहते हैं नहीं इस दफ़ा जो है ना ये बंदा जो है ना ये हमारे तमाम मसाइल हल करेगा। वो मीम नहीं है, व्हाट यू ऑर्डर व्हाट यू गेट। हाँ ये वो वाली मीम है, ये वो वाली मीम है। तो आप इस हुकूमत के बारे में भी क्या है? नहीं, मैं अभी ब्रेक में समझाता हूँ, वो सबको बताते हैं मीम क्या होती है। अभी एक वक्फा लेते हैं।
वेलकम बैक। मैं अगले कॉलर हैं मोहम्मद उमर साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर आप तीनों को बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो जी, आपकी आवाज़ आ रही है, फरमाइए, अपनी बात कीजिए। आपसे ये अर्ज करना था कि मैं यहाँ ब्लॉक 7 गुलिस्तान जौहर में रहता हूँ और यहाँ पे 3-4 बैंक है। फैसल बैंक हो गया और मिजान बैंक हो गया। अब बच्चों की स्कूल की जो फीस है वो जमा कराने के लिए होता ये है कि बैंक में वाउचर जाके जमा करा देते हैं और सिंपली फीस जमा हो जाती थी। अब ये हो गया है कि एक तो कोरोना की वजह से जो है वो बहुत केयर करनी पड़ती है, लेकिन बैंक में जो है वो कोई सुनने वाला नहीं है। अब हर ट्रांजैक्शन के ऊपर चाहे आप 5,000 की करें, 1,000 की करें और आप बायोमेट्रिक भी कराएं और अपने शनाख्ती कार्ड की कॉपी भी। तो ऐसा करें ना उमर साहब, इसका हल जो मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ, आप ऑनलाइन पे कर दें। सिंपल है, ऑनलाइन तमाम फैसिलिटी मेरे पास है। अब आप देखें लाइन में जो लोग खड़े हुए हैं वो एक फीस जमा कराने के लिए, अब उसमें बुजुर्ग भी हैं, जवान भी हैं, बीमार भी हैं, वो सबको एक ही लाइन में कार्ड कब से मांगते हैं? मैं भी फीस देता हूँ। नहीं, इसलिए देखिए, बेहतर यही है कि अगर ऑनलाइन करेंगे आप दूसरों को भी, हमने जैसे आपको बताया, आप यकीनन खुद इस्तेमाल अब कर रहे हैं, तो दूसरे भी कर सकते हैं। जाहिर है बुजुर्ग का लाइन में लगना बेहतर नहीं होता, बट सीनियर सिटीजन को कुछ ना कुछ वहाँ पे फैसिलिटेट मिल जाती है फैसिलिटी। बट बैंक देखें, हमारे बैंक आज तक जो है ना ये कागज़ से बाहर नहीं निकले। उन्होंने आपसे फ़ीस लेनी है, फिर रजिस्टर के ऊपर भी दर्ज करना है, फिर कंप्यूटर के ऊपर भी उन्होंने दर्ज करना है। इस सारी पेन को कट करने के लिए आप सीधा ऑनलाइन जाएं और आप तो हर बैंक का ऐप है यार, आप मतलब उनके ऐप के थ्रू चले। ऐप ना भी हो, आप अपने अकाउंट में लॉगिन कर लें, वो सारे बैंक्स की डिटेल्स है, उनको वो करके कर लें तो बेहतर तरीका है। और मेरे ख्याल में कोरोना ने हमें तो यही, आपके 2-2.5 घंटे भी बच जाएंगे क्योंकि आप कतार में कौन लगे। बिल्स भी आप पे कर सकते हैं। तो बजाय इसके कि बैंकों की लाइन में लगने के ये कर सकते हैं। मुझे तो साल हो गया, मैं बैंक नहीं गया हूँ फ्रैंकली। बड़े मतलब हाई-फाई बंदे हो यार। नहीं, वाई-फाई बंदे हो, क्या बात है। चले जी, अगले कॉलर हमारे बिलाल मजीद साहब कराची से। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा बिलाल माजिद बात कर रहा हूँ। कराची में रहाइश है जी। शायद आप लोग नॉर्थ नाज़िमाबाद की तरफ आए हों कभी, तो ना आए, अगर नहीं आए हैं तो कोशिश करके एक चक्कर लगा लीजिएगा। सर मैंने लगाया गुज़िश्ता काले शीशे की गाड़ी में आ जाए सर, कुछ नहीं होगा। सर नहीं, ये बद्दुआ ना देना सर, अभी ऐसा नहीं है। हमने आपका क्या किया, हमने आपका क्या गुजारिश है कि एक बीच में नॉर्थ नाज़िमाबाद की बहुत चौड़ी सड़क के बीच में एक हाथी खड़ा कर दिया है, जिसका कुछ नहीं हो रहा। जी सर। ना उसको कोई घास डाल रहा है, ना कोई दूध दे रहा है, कुछ करें उसका। सर वो नहीं है भाई, उसको अगर आप आम ट्रैफिक के लिए खोल दें यार, 50 रुपए ले ले मुझसे। सही बात, मुझसे 50 रुपए ले ले। वो खड़ा हुआ है, स्ट्रक्चर पूरा बेहतरीन स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर गाड़ियां ऊपर छोड़ दें, मोटरसाइकिल ही छोड़ दें ऊपर, कहीं से तो कुछ कंपनसेट करें, कहीं ऑल्टरनेट तो करें। नहीं, गुरु मंदिर से लेके और नॉर्थ नाज़िमाबाद तक अजाब होता है, ये तो बिल्कुल पता है। अच्छा, जो वो प्रोजेक्ट जिस कंपनी ने बनाया उसको मेहरबानी, आसपास की सड़कें तबाह हुई हुई हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। कराची की सड़कों का सबको पता है। सही बात है। ऐसा लगता है कि हम एक बहुत बड़े गाँव में रहते हैं, कराची को शहर कहना छोड़ दें। मतलब एक बड़ा गाँव तस्वुर करें, जिसकी गाड़ी जहाँ खराब होगी तो वहीं पे खड़ी करके खड़ी, जिसका जहाँ पे मर्जी आएगी वो गाड़ी खड़ी करेगा, दुकान चला जाएगा, जो बड़े गाँव में होता है। इसी तरह यहाँ पे भी कराची एक बड़ा गाँव तस्वुर करें। और प्लीज ये जो ग्रीन लाइन है भाई, ये इससे बस नहीं चलनी, आप इसको कम से कम गाड़ियों के लिए तो खोलें। चलो सही है, बिल्कुल। ये बात तो जायज़ है आपकी कि आप कुछ फीस ले लें, जिस तरह आप लियारी एक्सप्रेस वे पे लेते हैं, कह रहे हैं ना 50 रुपए ले लें मेरे से, तो वो नहीं, अगर थोड़ा वो भी कर ले। लेकिन जुलाई तक कह रहे हैं कि ये बस चल जाएगी। अब जहाँ इतने हमने साल इंतजार कर लिया है तो तेरे बस होने तक, है ना, जो भी चलें। बहरहाल तीसरे साहब हैं असद बुखारी कराची से ही। जी असद साहब। हेलो जी सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा नाम सैयद असद अली शाह बुखारी है जी, और मैं कराची से हूँ। मेरा ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है जी। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ माशाल्लाह वजीर आज़म इमरान खान साहब आ गए हैं, लेकिन जो अवाम के मसाइल हैं वो अपनी जगह पे कायम दायम खड़े हैं और कोई मसले का हल नहीं किया जा रहा। उसकी वजह ये नहीं है कि खान साहब की कारकर्दगी में कोई फर्क है, उसकी वजह ये कि टीम की कारकर्दगी में फर्क है। टीम जो है, खान साहब ने शायद इसको भी क्रिकेट का मैदान समझा है, या मैं नहीं समझता कि शायद ये समझ रहे हैं कि अपोजिशन से टकराना या ये इसमें वक्त जाया करने वाली बात है। हमारे पास अब 2 साल का टाइम लग गया। मेरा पैगाम खान साहब को है कि इस 2 साल के अंदर हमें काम करके दिखाना है कि जिससे अवाम हमें दोबारा वोट के लिए
घरों में दाखिल होने दे, कम से कम हमारी रहनुमाई करे, हमसे बात करे जैसे पहले करती थी। सही बात। अवाम की जो तवज्जो है वो हमसे हटती जा रही है। अच्छा, दूसरा ये कि सबसे बड़ी बात है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वो बहुत खराब है। कानूनी जो इदारे हैं वो काम नहीं कर रहे। अच्छा, करप्शन का ये आपने देखा होगा इंटरनेशनल लेवल पे भी करप्शन का आ गया कि 1 से 4 गुना बढ़ गई है। वो भी हकीकत है, क्योंकि खान साहब के आने के बाद लोगों ने अपनी करप्शन कहते हैं अब चुप चुप के करप्शन करनी पड़ती है, तो 1 से 4 गुना हम पैसे लेंगे, तो करप्शन भी बढ़ गई है। किसी चीज पर काबू नहीं पाया जा रहा। मैंने अपने जाती तौर पे एक पोर्ट कासिम के एक डीजी है, नोमान खान नाम है उनका, उनके खिलाफ कंप्लेन की हुई है नेब के अंदर भी और अली जदी साहब को भी, लेकिन उस पर भी कोई एक्शन नहीं हो रहा। वो करप्शन के बादशाह है। लेकिन मैं किसी चीज से डरता नहीं हूँ, अल्लाह का खौफ करता हूँ और खान का सिपाही हूँ। एंड तक खान साहब का साथ दूंगा। लेकिन खान साहब को मेरा मशवरा है कि खान साहब ये वक्त जाया ना करें। आज से आप 2 साल लगे। देखिए, आखिरी बॉल पे भी अवाम को जो मैं क्रिकेट के लिहाज से ही बात करता हूँ, आखिरी बॉल पे भी उम्मीद होती है या विकेट चली जाएगी या छक्का लग जाएगा। तो हम आखिरी बॉल से पहले अगर अपनी परफॉर्मेंस दिखा दें तो अभी भी दिखा बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल असद भाई, आपके एहसासात बिल्कुल पहुंच गए और पीटीआई का वोटर यकीनन ये सवाल पूछ रहा है। अच्छा, मैं ख्याल है कि बहुत लोग बिल्कुल यही बात कर रहे हैं। बहुत अरसे बाद किसी पॉलिटिकल वर्कर की कॉल, पॉलिटिकल वर्कर की बात आई है और पॉलिटिकल वर्करों वाली बात की है। हाँ, सुलझी हुई कि अगेन वही, अब मतलब कितनी दफा यही कहेंगे ना यार कि उनका पीछा छोड़ दो, परफॉर्मेंस दिखा दें। 2 सालों से यही बातें चल रही हैं। लेकिन नहीं, एनीवे, आई मीन ही हैज अ गुड पॉइंट। महमूद अहमद हैं इस्लामाबाद से। जी महमूद साहब, हेलो। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो मैं शुक्रिया अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि आज जल्जले से सबको, पूरे पाकिस्तान को उनकी बचत हो गई। अब तक तो कोई इतलात नहीं आई कुछ बहुत बड़े हादसे। मेरा सवाल ये है कि मैं पीटीसीएल में जो रिटायर्ड लोग हैं या जो पीटीसीएल में थे, पहले ये टीएनटी का इदारा था, उसके बाद ये पीटीसीएल बन गया। बिल्कुल। लेकिन पीटीसीएल बनने के बाद जब इत्तेसालात में गया तो किसी किस्म की कोई, जो सरकारी मुलाजमीन थे उनको किसी किस्म का कोई बेनिफिट नहीं दिया गया। इवन के रिटायरमेंट के ऊपर भी उनको वो उस तरीके से वो पेंशन या वो ग्रेजुएट जो दिए जाते हैं वो भी नहीं दिए जाते। और जी, इवन के कोर्ट में भी केसेस हुए हैं, उन्होंने भी जो सरकारी मुलाजमीन थे पीटीसीएल के पुराने 96 से पहले उनकी फेवर में डिसीजन दिए हुए हैं। इवन के इसके बाद जो स्टैंडिंग कमेटी है जिसमें रुबीना शाहीन और हमारे जो पहले वजीर कानून थे, वजीर दाखिला थे, उन्होंने भी इसकी फेवर में जी देखिए उनसे नहीं होगा। देखिए सेनेट की कमेटी तो रिकमेंडेशन ही दे सकती है। कोर्ट्स के अंदर बिल्कुल न सिर्फ आप गए हुए हैं, नेशनल बैंक के पेंशनर्स गए हुए हैं और बेतहाशा ऑर्गेनाइजेशंस के, और बार बार हम यही बात करते हैं कि पेंशनर्स को उनका हक देना चाहिए। मगर 97 में हुई थी ये, देख लो, आप देख लें आज क्या वो है, 23 साल हो गए, 24 हाँ 24 हो जाएंगे। तो देखिए, मैं पहले भी कहता हूँ, अभी मैं दोबारा ये बात करूँगा, पूरी गेम ही यही है कि ना पेंशनर बचेंगे तो ना पेंशन का मसला बचेगा। और कोई इसमें मतलब आप कंक्लूजन आप ड्रॉ ही नहीं कर सकते जिस तरह जो हरकतें हो रही हैं। और प्राइवेटाइजेशन एक जो बेहतर चीज़ थी, हमने उसको भी इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया कि आज आकर के हम कहते हैं कि यार ना ही होता तो बेहतर था। प्राइवेटाइजेशन विदाउट सेफगार्ड्स, हाँ फिर क्या करोगे? फिजा शकील हैं डहरकी से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम, आप तीनों को सलाम। आज वसत भाई बात खामोश है, खैरियत? आप बात कीजिए। जी फरमाइए। जी हेलो हेलो जी, तो आपने इनको भी खामोश कर दी। जी जी अच्छा, मैं आप लोगों की तवज्जो एक खबर की तरफ दिलाना चाह रही हूँ। खबर छपी है आज या कल में, मुझे याद नहीं कौन सा दिन था, लेकिन चाइना जो है वो हिमालयाज के फुटहिल्स में एक डैम बना रहा है जिसमें 1300 गीगावाट वो प्रोड्यूस करेगा। कितने? उसके जवाब गीगावाट, 1300 गीगावाट, नॉट मेगा, गीगावाट जी। अच्छा, उसके जवाब में भारत भी इसी किस्म का कुछ काम करने जा रहा है। और अभी भारत में जो गुज़िश्ता 2-3 दिन पहले जो कैटास्ट्रोफी हुई है, बिल्कुल वो सबके सामने जी। तो आज का जो जल्जला है, क्या मेरा पॉइंट ये है कि ये सारे जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स हैं, इनको कोई कंसिडरेशन में ले रहा है, इन पे कोई बात हो रही है क्या? पाकिस्तान में हम इन चीजों के हवाले से अवेयर हैं? और वो बात अपनी जगह दुरुस्त कि चाइना जो है वो हमारी उसकी हिमालय से ऊंची दोस्ती और पैसिफिक से ज्यादा गहरी दोस्ती, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी हैं और मेरा ख्याल है कि इन पे अक़वाम आलम को
वॉर भी करना चाहिए। बिल्कुल आपकी बात 100% दुरुस्त है और इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च और स्टडीज़ भी हुई हैं। दियामिद भाषा के ऊपर फॉर एग्जांपल एक काफ़ी बात की जाती है कि टेक्टोनिक जोन में है। एक और जो इसमें आर्ग्यूमेंट दी जाती है, और जाहिर है कि आज के ज़लज़ले की बात नहीं करेंगे, वो तो तजिकिस्तान में था, कि जब आप बहुत बड़े इस तरह की डैम प्रोजेक्ट्स करते हो तो एक तरह से प्रेशर भी आता है आपकी टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर। लेकिन अगेन ये फिर एक बहुत टेक्निकल और डिटेल्ड बात है, हम 1-2 मिनट में इसको कवर नहीं कर सकते, बट द पॉइंट इज़ राइट। एक वक्फा लेते हैं। वेलकम बैक। सलमान बेग साहब हैं लाहौर से। जनाब जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं लाहौर से सर बात कर रहा हूँ और पहली दफा किसी भी प्रोग्राम में सर मैं कॉल कर रहा हूँ, तो आपका प्रोग्राम फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि जरा हटके, डेफिनेटली रियल में जरा हटके ही है और कन्वेंशनल प्रोग्राम्स की तरह नहीं है जैसा कि हम टॉक शोज में देखते हैं, 4 मेहमानों को बिठा के और उनको आपस में लड़वा दिया जाता है फॉर द सेक ऑफ रेटिंग। तो बड़ा ही प्लेजेंट और अच्छा प्रोग्राम है। मुझे आप तीनों की जो राय है बहुत अच्छी लगती है और बहुत ही मतलब एक डिफरेंशिएट करते हैं हर एक बात एक दूसरे से, और सही जो मैटर है उनको आप हाईलाइट करते हैं। सर एक्चुअली मैं बात ये करना चाह रहा था कि एक अभी पहले भी एक कॉलर ने ये एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की है रिगार्डिंग द प्राइवेट कॉलेजेस, जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके बारे में। मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बहन को एडमिशन यहाँ पे दिलवाना चाहता हूँ। मैं आपको रियल टाइम बता रहा हूँ कि इतना यहाँ पे करप्शन हो रही है कि फीसों से भी ऊपर पैसे लिए जा रहे हैं सीट देने के लिए। 20% जो उन्होंने एक क्राइटेरिया बना दिया है इंटरव्यू का, आप बताएं एक बच्चे को 20% मार्क्स अगर ऐड कर दिए जाएं विदाउट एनी मतलब उसकी मार्क्स के अलावा, तो एग्रीगेट की धज्जियां उड़ा दी जाती हैं। आज से पहले कभी ऐसी पॉलिसी सर कभी नहीं बनी। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने जो पॉलिसी बनाई थी उसने रेगुलेट किया था, उसने खुद से एक लिस्ट उन्होंने कहा था कि दी जाएगी, जो यूएचएस देगा उन्हीं बच्चों को जो मेरिट पे आएंगे वही प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन अब फीसों की भंबार है, 15 लाख 18 लाख। वो कॉलर बिल्कुल ठीक कह रहे थे, और जो बच्चे मेरिट पे हैं फिर भी उनको एडमिशन नहीं दिया जा रहा। और आप कभी इस बात पे फोकस करवाएं, ये जो हुक्मरान बैठे हुए हैं हमने इनको वोट दिया, सॉरी फॉर डैट के इमरान खान को वोट दे के शायद हमने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी, और मैंने खुद भी इसको वोट दिया। किसी चीज में कोई रेगुलेशन नहीं है, हर जगह करप्शन है। मैं जहाँ पे जॉब करता हूँ मैं देखता हूँ वहाँ करप्शन है, गवर्नमेंट के इदारों में करप्शन है। अब यहाँ एडमिशन लेने के लिए जाएं तो हर बंदा करप्शन कर रहा है और कोई मेरिट का सिस्टम ही नहीं है। अगर हम गलत कह रहे हैं तो इनको कहें कि एक कमेटी बनाएं और सारे मेडिकल कॉलेजेस से उनकी लिस्टें मांगे, बच्चों के एग्रीगेट मांगे, फिर उसमें देखें कि किस तरह से कम एग्रीगेट वाले बच्चों को अकोमोडेट किया जा रहा है। सही है। और हर घर की ये प्रॉब्लम है। बिल्कुल सलमान साहब, बिल्कुल आपने जिसको एडजस्ट करना है आप उसको इंटरव्यू में ज्यादा मार्क दे दो ना। और अगर 20% बहुत है। और देखो अगर मेडिकल कॉलेज में ठीक है, मैं मान सकता हूँ यार बिजनेस कॉलेज में इंटरव्यू प्रेजेंटेशन ठीक है, आई कैन एक आर्ग्यूमेंट आप कर सकते हो। मेडिकल कॉलेज में यार 20% की वेटेज इंटरव्यू पे, ये कैसे डिफिकल्ट। और प्लीज कमेटी की बात ना करें वरना कमेटी भी अपना हिस्सा वसूल। अच्छा, और एक और कितनी अफसोस की बात है कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार को रेगुलेट करना पड़ा। मतलब रेगुलेटरी बॉडीज का अपना काम ना करें, कोई और उनके लिए काम नहीं। उन्होंने तो रेगुलेट करके जब वो चले गए तो दोबारा वही काम। तो यही होता है ना सर, जब अगर ऊपर से आती है इस तरह आती है तो जब तक मतलब आपका हाथ रहेगा अंदर तो फिर ही उसमें इंप्रेशन रहेगा ना। बात वही है पावरफुल माफियाज की कि वो कार्टेल बना लेते हैं, हर शाख पर माफिया बैठा है। बिल्कुल। साइमा हाशिम हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम जी। मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है लेकिन मुझे 2-3 बातें करनी है। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका शो लाइक करती हूँ ऑब्वियसली, इसीलिए मैंने कॉल की है। आप तीनों बहुत कूल लगते हैं और इस टाइम जब मैं आपका शो देख रही होती हूँ तो दिन भर की मसरूफियत के बाद आई फील लाइक कि मैं कोई अपनी मेंटालिटी के लोगों के साथ अपने लिविंग रूम में बैठकर बातें कर रही हूँ। सीरियसली मुझे ऐसा ही फील होता है। एंड सेकेंडली एक बात ये है कि मेरे ज्यादा कोई बड़े अचीवमेंट शायद लाइफ में नहीं है, छोटे मोटे हैं ऑफ कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कभी किसी चीज पे प्राइड नहीं ली है।
आज तक जिंदगी में मुझे एक ही चीज पे बहुत प्राइड फील होती है, जिसको अब मेरा पब्लिकली दिल से आता है अलग अलग फोरम्स पे जाकर मैं अनाउंस करूं। मैं नहीं कर सकती हूँ, इसीलिए आज मैंने यहाँ आई वांटेड टू टेक माय हार्ट आउट इन जी बिस्मिल्लाह करें। वो बात मैं आपको बताती हूँ। वो ये है कि लोगों की अभी मौजूदा वक्त में इमरान खान साहब के बारे में जो राय है, मेरी राय बरसों पहले उनके बारे में यही थी, और इसके बाद मैंने अपने आप को एक ज़हीन इंसान समझना शुरू कर दिया। इससे पहले मैं अपने आप को कोई ऐसा खास ज़हीन इंसान नहीं समझती थी। That's what I wanted to share. Fair enough. Fair enough. You got there first. इस पे कोई तबसरा मत करना। नहीं, कोई नहीं करना। मजा खत्म हो जाएगा। नहीं। सर कौन कर रहा है यार वो सर? एक जुमला बोला पूरे दिन में, एक जुमला बोला वो भी ये कि बात ना। एहतियातन कह रहा हूँ। अरे बात पर कहते हो। वरना कोई ये ना समझाए कि मेज वो होती है जिसकी 4 टांगे हों। मैं ये कह रहा हूँ। अच्छा, वैसे हमारी जो मेज है उसकी 1 टांग है। इसके बारे में कुछ फौजिया नईम साहिबा हैं रावलपिंडी से, उन्हें भी ओके ठीक है सुन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी फौजिया साहिबा। आज का प्रॉब्लम एज यूजुअल जी आजकल जो बैंक से पैसे निकालने पे हुकूमत ने बल्कि स्टेट बैंक ने और बैंकों ने 2.5 रुपीस लेना शुरू कर दिए हैं। इंतहाई नाइंसाफी एक तहरीक इंसाफ की हुकूमत में हो रही है। इसको किसी फोरम पे एड्रेस होना चाहिए, किसी को बोलना चाहिए कि बैंक अगर अवाम का खून अदरवाइज भी चूस रहे। ये आप तो बैंक रसीद की बात कर रही हैं जो एटीएम से निकलती है? जी। अच्छा, मजे की बात यह कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने क्लैरिफाई किया है कि ये हमने नहीं उनसे कहा कर दिया है कि जी हम नहीं है इसमें। ये बैंक अपने अपने तौर पे कर रहे हैं। बैंक स्टेट बैंक की पॉलिसी से, लेकिन स्टेट बैंक को रेगुलेट करना चाहिए। अगेन वही बात आ गई ना, वही बात आ गई ना जो अभी मेडिकल कॉलेजेस वाली बात हो रही थी। जी कोई बैंक स्टेट बैंक की पॉलिसी से हिल नहीं सकता। बिल्कुल, यही तो जब तक उनकी हाँ में हाँ ना मिलाएं तब तक नहीं हो सकता। लेकिन अगर स्टेट बैंक की आशीर्वाद इनके साथ ना हो तब तक वो कुछ भी नहीं करेंगे। सही बात। बिल्कुल, और ना सिर्फ के स्टेट बैंक को इंश्योर करना चाहिए बल्कि पिनलाइज भी करना चाहिए इसको। नहीं, बाकी तमाम मामलात में टाइट रखता है। हाँ। इसमें वगैरह नहीं जी आप निपटे आपका बैंक निपटे, क्या बात है। चलिए वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। अगले कॉलर हैं इमदाद हुसैन साहब पेशावर से। जी अस्सलाम वालेकुम इमदाद साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ज़ैदी साहब मैं पेशावर से बोल रहा हूँ, इमदाद हुसैन जी। मैं रिटायर्ड हुआ था 2011 में एज एन ऑफिसर फ्रॉम SNGPL। ओके। उस वक्त जो हमें ग्रेजुएट थी और जो पैसे हमें जो मिले सर्विस के बाद, रिटायरमेंट के बाद, वो हमने इन्वेस्ट किए नेशनल सेविंग में। जी। थोड़ा सा अल्लाह का खौफ आया कि जी इसमें तो ये दूर का कोई लोग बता रहे थे कि ये अनसर है, तो हमने वो पैसे निकाल के वहां से एक मुदारिबा कंपनी एलिक्सियर ग्रुप ऑफ कंपनीज का बना था। ओके। उसमें हमने वो इन्वेस्ट कर दिए 2012 में वो पैसे। ओके। वो पैसे इन्वेस्ट करने के बाद 1 महीने हमने वो उसका प्रॉफिट मिला, हमें कोई 60-70 हज़ार रुपए मिला। उसके बाद पता चला कि जी इनको कोई प्रॉब्लम है, ये वो कंपनी गायब हो गई, वो बंदे कहीं भाग गए, मेरा ख्याल है फॉरेन चले गए, क्या सिलसिला हुआ उसका। वो केस चलता गया। मौलवी एहसान कोई उनका वो लीडर था, कोई जी। हाँ, तो वो उसको जी वो पैसे उसके बाद वो बंदा मलेशिया से लेके आ गए, उस पे केस चला और रिपोर्टेडली वो अभी कैद है, तकरीबन कोई 10 साल उसकी सजा हुई है। उससे कोई रिकवरी का भी सिलसिला कोई 10 अरब का हुआ है। उसके बाद से 13 हमने फिर एप्लीकेशन दे दी, हमें नेब ने फिर बुलाया 2013 में। हमने वो डिटेल दे दी कि जी ये हमारे वो है, ये पैसे है हमारे और ये इस तरीके से हमने एप्लीकेशन और सारी चीजें उनको हवाले कर दी। उसके बाद रिपोर्टेडली ये केस शायद हाई कोर्ट में है या कहाँ पे उन्होंने किसी ने अपील किया हुआ था। 2013 का अब 2021 हो गए जी। वी डोंट नो कि हमारा बनेगा क्या, वो पैसे हमें रिटर्न होंगे या नहीं होंगे। रिटायर्ड लोग हैं, इसमें बेवाएं भी हैं, इसमें गरीब मिस्कीन लोग भी हैं। तो इसका आप किस तरीके से उनको ये चैनल को या जो आपके जो लोग हैं जो रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, वहाँ अगर आप काइंडली ये बात पहुँचा दें उनको, तो ये कम से कम गरीब मिस्कीनों का तो कुछ कर ले, उनको ये पैसे तो दे दे जो रिटायर्ड लोग, उन्होंने क्या गुनाह किया। आपकी बात पहुँच रही है, हमारे आप ही की ज़बानी पहुँच रही है, और ये है कि हम अपडेट भी ले लेंगे कि क्या हुआ है। लेकिन अगर केस अदालत में है भाई, तो
वो अपने वक्त से ही वो अदालत के हाथ में है, लेकिन हम रिक्वेस्ट जरूर कर सकते हैं कि स्टेज पर है या क्या रिकवरीज की पोजीशन है या कुछ तो पता लग सकता है ना इसके। लेकिन मैं हैरान ये हूँ कि 2013 में अगर बुला करके सारी रिकवरीज वगैरह का हो नाम है ये मुझे हाँ याद होगा वो जो मदरबाज का स्कैंडल हुआ था ना, ये मेरे ख्याल ये उसी का ही। चलें अब हमारे पास है फ़रोग हसन साहब कराची से। फ़रोग साहब वालेकुम अस्सलाम। जी भाई जनाब फ़रोग हसन बात कर रहा हूँ एक्स एरिया कराची से। जी सर मैं एक डिफरेंट इशू की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। ये आजकल एक्स एरिया में लियाकताबाद में नाजाबाद की साइड पे इतने अफगानी आ गए हैं कि ये एक अजीब सा सिचुएशन पैदा हो गई है। जिस रोड पे निकलो ये शॉप लिए खड़े हुए हैं, खासतौर एक्स एरिया में तो कुछ अर्से पहले एक होटल था, अब आहिस्ता आहिस्ता इतने होटल बन गए हैं। उस इशू ये नहीं कि होटल बन गए, इशू ये है कि तमाम यंग बच्चे शाम को स्पेशली इनके होटल्स में बैठे हैं। जैसे ही होता है कोई मगरिब के बाद बैठे हैं, रात 11-12 तक बैठे हैं और कोई उनको पूछने वाला नहीं है। होटल पे चाय चल रही है, होटल पे पराठे चल रहे हैं। और तो इसमें मसला क्या है? तो मसला ये है इतनी तादाद में ये अफगानी यहाँ ये तो कोई पूरी जिंदगी चाय पराठे पिए खाए कोयटा होटल मेजॉरिटी जो है नहीं मतलब जो भी हो चाय पराठा खा रहे हैं तो मतलब चाय पराठे से है या अफगानियों से हमें समझ नहीं आ रही। नहीं ही सही कि मशरूम ग्रोथ हो रही है और अफगानी तो है तो मतलब कोई या तो इलीगल कोई काम कर रहे हो, चोरी चकारी कोई चर्चे हेरोइन हो रही होती तो बंदा फिर भी बात करता, लेकिन चाय पराठा है सर, चाय पराठा यार क्या हो गया, चाय पराठा तो खाने दो बंदे को, मतलब चाय पराठा भी ना खाए। I'm sorry मैं थोड़ा पर्सनली ले रहा हूँ यार। ठीक है चाय पराठे पे ही बात खाने दो, चाय पराठा फिर को दोबारा हाजिर होंगे, इजाजत दीजिए। बड़ा सही कॉम्बिनेशन होता है डब्बों के।